बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल धीरे धीरे चलते हुए धरती पर जीवन बरसाने को तैयार थे। जंगल के पास बसा छोटा सा गांव, जहां मिट्टी की खुशबू और हरियाली साथ साथ सांस लेती थी। इसी गांव के किनारे रहता था किसान धन्नू। धन्नू के लिए बारिश सिर्फ पानी नहीं थी, वह उसकी उम्मीद, उसकी मेहनत और उसके परिवार के भविष्य की कहानी थी। उसने अपनी पत्नी राधा और दोनों बच्चों के साथ मिलकर इस साल की सबसे अच्छी फसल से चुने गए बीज एक पुराने लेकिन मजबूत जूट के बोरे में भरकर रखे थे। राधा, इन बीजों के बाजार में अच्छे दाम मिल जाएं, तो मैं खेत के लिए नया हल खरीद पाऊंगा। फिर मेहनत और आसान हो जाएगी। हाँ धन्नू, हमने बहुत मेहनत से ये बीज उगाए हैं। एक एक को चुनकर अलग अलग किया है। इनके अच्छे दाम तो हमें मिलने ही चाहिए। कल मैं बाजार जाऊंगा, इन बीजों को बेचकर अपने खेत के लिए नया हल ले आऊंगा। भगवान तुम्हारा साथ दे धन्नू। नया हल आएगा तो खेत भी हंसेंगे। बाहर बारिश हल्की हो चुकी थी, लेकिन घर के भीतर उम्मीद की गर्माहट फैल चुकी थी। अगले दिन तड़के सुबह धन्नू बीजों से भरी भारी बोरी लेकर खड़ा था। सावधानी से जाना धन्नू, और दाम ठीक से तय करके ही सौदा करना। चिंता मत कर राधा, आज मेहनत का सही मोल मिलेगा। उसने बीजों से भरी भारी बोरी कंधे पर रखी और वह कच्चे रास्ते से होता हुआ जंगल के किनारे किनारे बाजार की ओर चल पड़ा। शहर का बाजार अब ज्यादा दूर नहीं था। धन्नू पसीने से भीगा बोरी संभाले आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक झाड़ियों के पास से एक चालाक मुस्कान के साथ व्यापारी गोकुल सामने आ खड़ा हुआ। अरे धन्नू भाई, इतनी भारी बोरी उठाकर कहाँ का इरादा है? नमस्ते गोकुल सेठ, शहर के बाजार जा रहा हूँ बीज बेचने। अरे धन्नू भाई, इतनी दूर शहर तक क्यों जाओगे? रास्ता लंबा, बोरी भारी और शहर वाले व्यापारी ऊपर से नखरे वाले। पास ही मेरा चोर बाजार है, वहां तुम्हारे बीजों की कदर होगी। तुम्हें दोगुना दाम मिलेगा बिना किसी झंझट के। चोर बाजार? ये कैसी जगह है सेठ? नाम से ही कुछ ठीक नहीं लगता। अरे धन्नू भाई, नाम पर मत जाओ। यहाँ बिना झंझट के सौदा होता है, दाम भी शहर से दोगुना मिलता है। ठीक है सेठ, आप इतना कह रहे हो तो मैं आप पर भरोसा करके चोर बाजार चल देता हूँ। सेठ रहस्यमयी मुस्कान के साथ हंसता है और धन्नू बीजों की बोरी उठाकर चोर बाजार की ओर बढ़ जाता है। धन्नू चोर बाजार की दुकान पर पहुंच जाता है। वहां चारों ओर अजीब सी चहल पहल थी। भैया, मुझे गोकुल व्यापारी ने यहाँ भेजा है। अरे आओ आओ भैया, ये तो गोकुल व्यापारी की ही दुकान है। मैं अपने खेत के बढ़िया बीज बेचने आया हूँ। बताइए, इसकी कीमत क्या होगी? आप सही जगह आए हैं। इन बीजों के बदले मैं आपको 10 चांदी के सिक्के दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी कीमत है। इसमें तो मैं आराम से अपने खेत के लिए हल खरीद पाऊंगा। धन्नू बीज बेच देता है, सिक्के लेता है। बीज बेचकर और पैसे लेकर धन्नू चोर बाजार से निकल पड़ता है। नया हल खरीदने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। बीज बेचने के बाद धन्नू सीधे कृषि औजारों की दुकान पर पहुंच जाता है। दुकान के बाहर लकड़ी के हल, फावड़े और दरांती सजे थे। धन्नू की आंखें एक नए मजबूत हल पर टिक गईं। भाई साहब, ये हल कितने का दोगे? ये बढ़िया लोहे का हल है, कीमत है 8 चांदी के सिक्के। अच्छा है, मेरे खेत के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। धन्नू जेब से चांदी के सिक्के निकालता है और आगे बढ़ाता है। अरे ये सिक्के
भाई ये तो नकली चांदी है। नकली? ये कैसे हो सकता है? मुझे अफसोस है, मैं इस पैसे में हल नहीं दे सकता। धन्नू के चेहरे से खुशी गायब हो जाती है। हाथ में पकड़े सिक्के भारी लगने लगते हैं। उदास और टूटा हुआ धन्नू भारी कदमों से वापस चोर बाजार की ओर चल पड़ता है। धन्नू चोर बाजार पहुंचता है। वहां गोकुल पहले से ही मौजूद होता है, मुस्कुराता हुआ, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। गोकुल, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अरे धन्नू भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? ये देखो, ये सिक्के नकली हैं। इन्हीं पैसों से तुमने मेरे बीज खरीदे थे। भाई, मैंने तो तुम्हें पूरा पैसा दिया था। अब ये नकली कैसे हो गए? इसकी जिम्मेदारी मेरी कैसे? मेरी साल भर की मेहनत थी वो बीज। तुम्हारी मीठी बातों में आकर सब गवा बैठा। हाँ, अब जाओ यहां से और हमारा टाइम खराब मत करो, नहीं तो अपने आदमी बुलाकर यहीं पिटवा दूंगा। धन्नू चुपचाप सिर झुकाए वहां से चला जाता है। धन्नू धीरे धीरे अपने घर पहुंचता है। आंगन वैसा ही था, लेकिन उसके कदमों की आवाज में अब थकान और हार छिपी थी। आ गए धन्नू? हल ले आए क्या? क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? राधा, मैं धोखा खा गया। धोखा? कैसा धोखा? गोकुल व्यापारी ने हमारे सारे बीज ले लिए और बदले में मुझे नकली सिक्के दे दिए। ये तो बहुत बुरा हुआ धन्नू, लेकिन घबराओ मत। तुम अपनी फरियाद लेकर राजा के पास जाओ, वो जरूर कोई हल निकालेंगे। ठीक है राधा, अब तो उन्हीं से उम्मीद है। मैं अभी राजा के पास जाता हूं। धन्नू हिम्मत जुटाकर महल की ओर चल पड़ता है। वह राजा के दरबार में पहुंच जाता है। ऊंचे खंभे, सजे पर्दे और बीच में विराजमान न्याय प्रिय राजा। धन्नू हाथ जोड़कर सिर झुका लेता है। महाराज, एक किसान धन्नू आपके पास फरियाद लेकर आया है। बोलो किसान, तुम्हारी क्या समस्या है? महाराज, वह चोर बाजार अब भी चल रहा है। मेरे सारे बीज चले गए। अगर न्याय नहीं मिला तो मेरी पत्नी और बच्चे भूखे मर जाएंगे। राजा गंभीर मुद्रा में सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखें धन्नू के चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। तभी मंत्री बोला, महाराज, पिछले महीने ही हमने उस इलाके में छापा मारा था। वहां कोई चोर बाजार नहीं मिला। मुझे लगता है यह किसान झूठ बोल रहा होगा या किसी गलत फहमी में है। झूठ बोलने वाले की आंखों में डर होता है, पर इस किसान की आंखों में जिम्मेदारी है। अगर सच में कोई चोर बाजार हमारी आंखों से छिपकर चल रहा है, तो यह केवल किसान का नहीं, पूरे राज्य का अपमान है। मैं इस मामले की जांच करूंगा, लेकिन राजा बनकर नहीं, एक साधारण नागरिक बनकर। राजा जी, मुझे आप पर और आपके न्याय पर पूरा भरोसा है। अगले दिन सुबह सुबह राजा ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए। उन्होंने साधारण कपड़े पहन लिए, सिर्फ एक आम आदमी का भेष। अब वे राजा नहीं थे, वे एक साधारण नागरिक थे। राजा चोर बाजार पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें गोकुल मिलता है, जो हमेशा की तरह मीठी बातें करते हुए अपने धंधे में लगा होता है। बोलिए भाई साहब, आपको हमारे बाजार से क्या चाहिए? यहाँ सब कुछ मिलता है और सब कुछ बिकता है। बेटा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं अपनी सोने की अंगूठी यहां बेचने आया हूं। राजा अंगूठी गोकुल को देते हैं। बेटा, इस अंगूठी के कितने पैसे मिलेंगे? अरे अरे बाबा, ये अंगूठी तो पीतल की है, इसके ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। पर यह अंगूठी असली सोने की है और यह मेरे परिवार की विरासत है। यहाँ ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, वरना जिंदा घर नहीं जा पाओगे।
अब तुरंत यहां से निकल जाओ। राजा बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला जाता है। मंत्री ने तो कहा था कि राज्य में कोई चोर बाजार नहीं है, और यह भी दावा किया था कि वहां पहले ही छापा मारा जा चुका है। इसका मतलब साफ है, या तो मंत्री को सच्चाई की जानकारी नहीं थी, या फिर वह भी इस पूरे खेल में कहीं न कहीं शामिल था। अगले दिन राजा अपने सिपाहियों के साथ गोकुल के चोर बाजार में पहुंचते हैं। आज राजा छिपे नहीं थे, आज उनके साथ राज्य की ताकत और न्याय दोनों थे। महाराज, आप यहाँ कैसे? आप संदेश भिजवा देते तो मैं स्वयं दरबार में हाजिर हो जाता। मुझे तो आना ही था गोकुल, क्योंकि तुम्हारी लूटपाट दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। महाराज, मैंने किसी को नहीं लूटा, मैं तो बस व्यापार कर रहा था। व्यापार के नाम पर लोगों को ठगना व्यापार नहीं, अपराध होता है। महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा, जब मैं कल तुम्हारे पास अंगूठी बेचने आया था तो तुमने क्या किया? तुमने मेरी अंगूठी को पीतल बताया और मुझे धमकी भी दी। महाराज, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अगर मैं राजा न होता तो क्या तुम किसी बूढ़े को इसी तरह डराकर लूटते रहते? गोकुल सिर झुका लेता है, उसके पास अब कोई जवाब नहीं बचता। सिपाहियों, इसे ले जाओ और इसे काल कोठरी में डाल दो। मंत्री, अब तुम मुझे सच सच बताओ, तुमने इस चोर बाजार को अब तक बंद क्यों नहीं कराया? महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गोकुल हर महीने मुझे चुप रहने के बदले सोने चांदी का हिस्सा देता था। मंत्री, तुमने जो अपराध किया है वह किसी भी क्षमा के योग्य नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं महाराज, पर आप मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। मेरे पास जंगल के जादुई बाजार की अंगूठी है, इसकी शक्ति से मैं कभी भी गायब हो सकता हूं। मंत्री अपनी उंगली उठाकर अंगूठी को देखता है। अचानक एक तेज रोशनी निकलती है और वह गायब हो चुका होता है। ये कैसे हो सकता है? मंत्री अचानक गायब कैसे हो गया? महाराज, मुझे नहीं पता मंत्री कहां गायब हो गया, मैं सच कह रहा हूं। मुझे ये मंत्री हर कीमत पर चाहिए, वह राज्य का अपराधी है। महाराज, मुझे जादुई जंगल बाजार का पता है, मुझे लगता है मंत्री वहीं जाकर छिपा होगा। ठीक है धन्नु, तुम जाओ और उस मंत्री को मेरे सामने लेकर आओ। जैसा आदेश महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा। धन्नु बिना समय गंवाए सीधे जंगल की ओर चल पड़ता है। इसी जंगल के भीतर एक साधु रहते हैं। जादुई जंगल बाजार का रहस्य सिर्फ वही साधु जानते हैं। लगता है साधु जी यहीं आसपास ही रहते होंगे। साधु महाराज, मुझे जादुई बाजार का रास्ता पूछना था, मुझे स्वयं महाराज ने भेजा है। क्या हुआ बेटा, तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? साधु जी, राजा का मंत्री अपराध करके जादुई बाजार में गायब हो गया है, मुझे उसे ढूंढकर महाराज के सामने प्रस्तुत करना है। ठीक है बेटा, यहां से सीधे उत्तर दिशा में जाओ, वहां एक गुफा मिलेगी, उसी के भीतर जादुई बाजार का मार्ग छिपा है। यह जादुई छड़ी अपने साथ रखना, इसके रहते मंत्री का कोई जादू तुम पर काम नहीं करेगा। ठीक है साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज भी आपके आभारी रहेंगे। लगता है यही वो गुफा है जिसके बारे में साधु महाराज बात कर रहे थे। धन्नु धीरे धीरे गुफा के भीतर बढ़ जाता है। अंदर घना अंधेरा था
और हर हर कदम के साथ रहस्य और गहराता जा रहा था। तो यही है वो जादुई बाजार। अब मुझे यहीं उस मंत्री को ढूंढना होगा। चारों तरफ अजीब सी रोशनी, अनजाने चेहरे और फुसफुसाती आवाजें थीं। धन्नु समझ गया, यह जगह साधारण नहीं है और यहाँ हर कदम सावधानी से रखना होगा। वह जादुई छड़ी को मजबूती से थाम लेता है और आगे बढ़ता है। धन्नु की नजर अचानक धोखेबाज मंत्री पर पड़ती है। वह जादुई बाजार की एक दुकान के पास खड़ा हुआ इधर-उधर देख रहा होता है, मानो किसी को पहचान न लेने की कोशिश कर रहा हो। मंत्री, इतनी दूर आकर भी तुम मुझसे बच नहीं पाए। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम तो बस एक साधारण किसान हो। वो सब छोड़िए मंत्री जी, अब आपको मेरे साथ चलना होगा। आपका न्याय महाराज के दरबार में होगा। तुम मुझे पकड़ नहीं सकते किसान। मेरे पास जादुई अंगूठी है। मंत्री, अब आपका कोई जादू नहीं चलेगा। मेरे पास यह जादुई छड़ी है। चुपचाप मेरे साथ चलिए, वरना मैं आपको इसी छड़ी से चूहा बना दूंगा। डर के मारे मंत्री धन्नु के साथ राजमहल चलने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। धन्नु मंत्री को अपने साथ लेकर जादुई बाजार से राजमहल की ओर चल पड़ता है। महाराज, जैसा आपने आदेश दिया था, मैं मंत्री को जादुई बाजार से आपके सामने ले आया हूं। मंत्री, अब भी कुछ कहना बाकी है? महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। लालच ने मेरी बुद्धि छीन ली। मुझे क्षमा कर दीजिए। जो व्यक्ति न्याय की रक्षा की शपथ लेकर अन्याय करे, वह क्षमा का अधिकारी नहीं होता। मंत्री को उसके पद से तुरंत हटाया जाए और जीवन भर के लिए कारावास की सजा दी जाए। धन्नु, तुम एक साधारण किसान होकर भी असाधारण साहस दिखाया है। तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत ने पूरे राज्य को बचाया है। महाराज, मैंने बस वही किया जो एक ईमानदार प्रजा को करना चाहिए। मैं तुम्हें इनाम में 2 एकड़ जमीन देता हूं। खूब मेहनत करो और हमेशा ईमानदारी से रहो। गीदड़ गोकुल का चोर बाजार हमेशा के लिए बंद करा दिया जाता है। राज्य में फिर से ईमानदारी और भरोसा लौट आता है। आखिरकार धन्नु अपनी मेहनत की कमाई से अपने खेत के लिए नया हल खरीद लेता है।